नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी गर्म हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही बात करेंगे पृथ्वी दिवस के बारे में भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कई जगह तेज गति से हवाओं का अनुमान। केरल और आंध्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के आसार। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाएं चलने का अनुमान। और मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की करें बुआई। दिल्ली के किसान सब्जी और खड़ी फसलों में करें सिंचाई। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। और ऐसे में तेज रफ्तार से जो हवाएं हैं उनकी बात पहले की जाए तो आपको बता दें तमिलनाडु पुडुचेरी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आंध्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं केरल में भी कई जगह इसी रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बात बिहार की करें तो बिहार में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहां भी इसी रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो बुधवार को यहां भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। बुधवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है। साथ ही बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने साथ अगर बात की जाए ना सिर्फ तेज और गर्म हवाएं, और इस बारे में आइए विस्तार से जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। जानना चाहेंगे आपसे अगर बात की जाए तेज और गर्म हवाओं की, क्या इसकी स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में? पहले बात कर लेते हैं गर्म हवाओं की। तो गर्म हवाओं की जहाँ तक सवाल है तो उसमें खास कर जो है बात करें 23 तारीख की तो पश्चिमी राजस्थान में जी। और उसके बाद बात करें 24 तारीख की तो इसमें राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी लू यानी गर्म हवाएं चल सकती हैं। और जहाँ तक सवाल है कहते तेज हवाओं का, तो तेज हवाएं आजकल की बात करें तो तमिलनाडु पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकते हैं इक्का दुक्का जगह में। उसके अलावा जो है तेज हवाएं जो है 30 से 50 किलोमीटर के बीच की हवाएं जो चल सकती हैं इक्का दुक्का स्थान पर केरला, तेलंगाना, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी उसके साथ इन जगहों पर इक्का दुक्का जगह पे वो चलेंगी। और यदि बात करें 23 तारीख और 24 तारीख की तो उसमें हमारा जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी संभावना है तेज हवाओं की इक्का दुक्का जगह पर, और थोड़ी सी संभावना हिमाचल प्रदेश में भी 24 तारीख की है तेज हवाएं, और जहाँ पे तेज हवाओं के साथ थोड़ी सी संभावना ओलावृष्टि की भी है 24 तारीख को। जी बिल्कुल आनंद जी, लेकिन क्या इसके साथ कहीं पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है? देखिए, जहाँ तक धूल भरी आंधी का है तो कोई बहुत ज्यादा तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ 24 और 24 तारीख के आसपास बात करें 25 तारीख के आसपास तो मामूली सी संभावना जो बन जाती है उसमें इक्का दुक्का स्थान पे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 24 तारीख को। और यदि बात करें 25 तारीख की तो 25 तारीख को मामूली सी संभावना हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जहाँ की थोड़ी डस्ट यानी कि धूल भरी आंधी इक्का दुक्का जगह पर आ सकती है।
चलिए, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए आनंद जी। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और अब यहाँ बात कर लेते हैं बारिश के हाल की। कल और बुधवार को पहाड़ी इलाकों में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में क्या रहेगा बारिश का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल में कुछ जगह बारिश की संभावना है। बुधवार को उत्तराखंड में कई जगह बारिश होने का अनुमान है। साथ ही बुधवार को पंजाब में बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में बारिश होने का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। 2 दिन ओडिशा में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन विदर्भ में बरसात का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश के आसार हैं। मंगलवार को रायलसीमा और तेलंगाना में कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात की संभावना है। साथ ही 2 दिन केरल के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को अंडमान और निकोबार में भी कई जगह बारिश की संभावना है। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, बारिश की स्थिति के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, किस तरह का अनुमान फिलहाल जताया गया है मौसम विभाग द्वारा? बारिश की जहाँ तक बात है तो बारिश शुरुआत करते हैं उसके उत्तर पूर्वी भारत से। तो वहां पर यदि बात करें आने वाले दिनों की, यदि 23 तारीख से आगे की, तो इक्का दुक्का जगह पे वर्षा हो सकती है उत्तर पूर्वी भारत में, और उसके अलावा पूर्वी भारत में भी, चाहे वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब जगह इक्का दुक्का बारिश होगी अगले, बात करें अगले 2 दिनों में। और उसकी बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो खासकर जो है हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है कुछ स्थानों पे वर्षा हो सकती है, और जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है, खासकर 24 और 25 में। उसके अलावा पंजाब में मामूली सी वर्षा हो सकती है 24-25 के आसपास, और उत्तराखंड में भी थोड़ी संभावना है 24-25 को इक्का दुक्का जगह पे हल्की फुल्की वर्षा की। उसके अलावा जो है ज्यादातर जगह पे मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और बात करें विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तो यहाँ पे भी आज कल में, और साथ साथ कर्नाटका और केरला में भी इक्का दुक्का जगह में वर्षा हो सकती है। और जहां तक भारी वर्षा की चेतावनी है तो खासकर 22 तारीख के लिए इक्का दुक्का स्थान पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। और थोड़ा सा यहाँ पे उन इलाकों में थोड़ा सावधानी बरतें। चलिए, बिल्कुल, तो ये तो बात हुई भारी बारिश की। दोबारा आपका हम रुख करेंगे आनंद जी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश हुई। हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बादल बरसे। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई जगह बरसात हुई। वहीं झारखंड और इसके साथ साथ ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बारिश हुई। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बादल बरसे। रायलसीमा और तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हुई। आंध्र के तटीय इलाकों में भी कई जगह बादल बरसे। वहीं केरल में भी कई स्थानों पर बारिश हुई।
तेज हवाओं की अगर बात करें तो गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली, साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भी तेज हवाएं चली। तो ओडिशा और झारखंड में भी कई जगह तेज हवाएं चली। वहीं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाएं चली, साथ ही असम और मेघालय में भी कई इलाकों में तेज हवाएं चली। और आइए बात करते हैं तापमान की। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए, आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह तापमान की यही स्थिति रही। तो कोंकण, गोवा में भी कई जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तापमान की कुछ यही स्थिति नजर आई। असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं गुजरात के कई हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही ओडिशा में भी तापमान का यही हाल रहा। अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का। आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, तापमान की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या कोई बड़ा बदलाव नजर आएगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में बात करें अधिकतम तापमान की, तो खासकर उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में जी 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी अगले 48 घंटों के अंदर जी। और वहीं आप बात करें अगले 48 से 72 घंटे की, तो पूर्वी भारत में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, मगर 72 घंटे के बाद पूर्वी भारत में भी 2 से 4 डिग्री जो है अधिकतम तापमान में, खासकर झारखंड और जो उड़ीसा का अंदरूनी हिस्सा है वहां पर बढ़ोतरी हो सकती है। और बाकी के क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत की तमिलनाडु, आंध्रा की बात करें तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा और जैसे तापमान बने हुए हैं वैसे ही बने रहेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य के बारे में। पूरे विश्व में आयोजन किया गया पृथ्वी दिवस का, क्या कुछ खास रहा हमारे देश में, इस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन चलते चलते आइए यहाँ पर नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 2 शहरों के तापमान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी दिवस की। जी हाँ, आज 22 अप्रैल पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और खासतौर से इस अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान यानी निस्केयर में आपको बता दें वेदर फोरकास्ट और वेदर स्मार्ट विषय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर एस.डी. अत्री जो कि मौसम विभाग से हैं, साथ ही डॉक्टर एस.के. वार्ष्णेय जो कि सलाहकार और प्रधान वैज्ञानिक हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के, इस विषय पर उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ दूरदर्शन किसान संवाददाता अजय डोरबी ने बात की राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान के निदेशक से भी। पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे में निस्केयर द्वारा मौसम संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है वेदर फोरकास्ट टू वेदर स्मार्ट, ये किसानों के लिए कैसे फ़ायदे का सौदा हो सकता है? इसके बारे में जैसे कि हम जानते हैं सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेदर फोरकास्ट किया जाता है
और आजकल जैसा कि आजकल बहुत सारे जो वेदर फोरकास्ट हैं वो काफ़ी सही भी साबित होते हैं और हमारे किसानों को उससे फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है, एक तरफ तो टेक्नोलॉजिकल जो विकास है वो उपलब्ध है, दूसरी तरफ हमारे किसानों को भी उस फोरकास्ट के अनुसार जो भी मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है उस पूर्वानुमान के अनुसार एक्शन करना है, एक्ट करना है। तो जितने स्मार्टली वो एक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई मौसम की खबर आती है, कोई मौसम का पूर्वानुमान आता है, तो जैसे कई बार होता है कि खलिहान में जो ग्रेन्स हैं वो पड़े हुए हैं, खाद्यान्न वहाँ पड़ा हुआ है, खेतों में कटाई होने को है और कुछ ये मौसम का पूर्वानुमान आता है, तो किसान तुरंत उसके ऊपर कुछ लोग जो काम कर लेते हैं वो मौसम की जो बदलता मिजाज है उससे बच जाते हैं और जो नहीं कर पाते हैं उनको उससे नुकसान हो जाता है। तो इसका जो वेदर स्मार्ट का जो तात्पर्य है वो यही है। आजकल तो बल्कि महिलाएं भी वेदर रिपोर्ट देख करके कई जगहों पर कि कपड़े बाहर सूखने डालने हैं या नहीं डालने हैं, या क्या काम करना है, कहीं बाहर जाना है, कोई कार्यक्रम बनाना है, वो भी वेदर रिपोर्ट देख करके करने लगे हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ख़ासतौर पर किसानी की प्रक्रियाएं हैं, घरेलू प्रक्रियाएं हैं, गांव की और जो काम धंधे हैं, अगर हम वेदर रिपोर्ट के अनुसार काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे और बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। जी, ये तो बात हुई वेदर स्मार्ट की। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो आपके जो संस्थान है वो उसके लिए क्या कदम उठा रहा है? जलवायु परिवर्तन इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और CSIR निस्केयर यानी राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना शोध संस्थान ने एक परियोजना चलाई है जिसका नाम है वैक्सीन परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत करीब 10 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने मिलकर, जिसमें कुछ विश्वविद्यालय भी हैं, कुछ अनुसंधान संस्थान भी हैं और कुछ अन्य संस्थान भी हैं, उन्होंने मिलकर के एक परियोजना चलाई है जिसमें भारत के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलवायु परिवर्तन का असर तुरंत देखा जा सकता है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं या सुंदरबन का इलाका है या हिमालयन क्षेत्र हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर तुरंत वहाँ दिखता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत सुंदरबन क्षेत्र में, लक्षद्वीप के आइलैंड क्षेत्र में और हिमालयन क्षेत्र में इस पर रिसर्च करी गई है और ये पाया गया है कि किस प्रकार से हम जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसको कैसे कम कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके असर से बच सकते हैं, ऐसे एडेप्टेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो लाइवलीहुड की समस्या हो, चाहे जो ऐसे उत्पाद हैं जो वहाँ की स्थानीय वस्तुओं से पैदा होते हैं, जिनको बना करके हम जो हमारे समाज पर जो मार्केट से उत्पाद खरीदने का जो दबाव है, जिससे अंततोगत्वा जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा बढ़ता है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि निस्केयर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ जया डॉर्बी, DD किसान। तो देखा आपने वेदर फोरकास्ट टू वेदर स्मार्ट। जी हाँ, जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सटीक है, तो जाहिर तौर पर आप भी काफ़ी जानकारी जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मौसम खबर भी लगातार आप तक यही जानकारी पहुंचाता है और ख़ासतौर से पृथ्वी दिवस की अगर बात की जाए, देश भर में कोशिशें की जा रही हैं कि ना सिर्फ जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसको किस तरीके से रोका जाए, बल्कि उसके लिए बहुत अहम है कि हर जगह जो पौधे की बात कही जाती है, हर जगह हरियाली की बात कही जाती है, उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और आज के दिन यानी पृथ्वी दिवस के दिन देश के कई हिस्सों में जो लोग हैं ना सिर्फ उन्हें जागरूक किया गया, बल्कि एक मुहिम के तौर पर देखा जा सकता है हमारे देश में भी किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान को देखते हुए जो किसान हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, साथ ही साथ किस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं उनको सलाह दे रहे हैं कि जो उन्होंने फसलें लगाई हैं उनकी बुआई और कटाई के दौरान किस तरह की सावधानी उनको रखनी होगी। ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के शुष्क पूर्वी मैदानी इलाके में गेहूं की बुआई करें, वहीं उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कपास की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं, काबुली चना और चने की कटाई कर लें। दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में बीन्स और लोबिया की बुआई करें। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में गेहूं और जौ की कटाई कर लें। वहीं दक्षिणी सौराष्ट्र में मूंग और उड़द में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में गेहूं की कटाई कर ले। वहीं मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई करें। साथ ही मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी इलाकों में गेहूं की कटाई करें। मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी इलाकों में उड़द की बुआई करें। इसके अलावा
दिल्ली और आसपास सब्जियों और खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह सफाई करें। इस समय मूंग के उन्नत बीजों जैसे पूसा विशाल और पूसा 672 की बुआई करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। आगे बात करेंगे आज की खास फसल की भी, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। और आइए आज की फसल में बात करते हैं गन्ने की। इसकी बुवाई के लिए सही समय है, लेकिन इस दौरान आपको कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ कई तरह की सावधानी भी अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से गन्ने की सही और अच्छी उपज आप ले सकते हैं। ट्रेंच को खाई विधि भी कहा जाता है। इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। साथ ही उर्वरकों का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। सामान्य विधि में किसान बुआई के बाद सीधे पाटा लगा देते हैं। ऐसे में टुकड़ों के ऊपर ज्यादा मिट्टी आ जाती है। इससे 40 से 45% आंखें ही जम पाती हैं। ट्रेंच विधि में फावड़े या खुरपी की मदद से सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। इससे जमाव दर 80 से 85% हो जाती है। नाली बनाने के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाल दें। उसके ऊपर टुकड़े बोएं। ट्रेंच विधि में पूरे खेत के बजाय केवल नालियों में ही सिंचाई की जाती है। इसके 2 फायदे हैं, पानी की भारी बचत और खरपतवार नियंत्रण। 2 नालियों के बीच 120 सेंटीमीटर का जो फासला है, उसमें दलहनी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन फसलों से गन्ना बुआई की लागत आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा दलहनी पौधों में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। दलहनी फसलें काटने के बाद खाली स्थान की जुताई करके मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ग्रीष्मकालीन गन्ना नर्सरी विधि से भी लगाया जा सकता है। इसमें 1 आंख के छोटे छोटे टुकड़े काटकर अलग से पौध तैयार कर ली जाती है और फिर 1 माह बाद उन्हें रोप लिया जाता है। 2 पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसका एक फायदा ये होता है कि गेहूं कटाई तक फसल 1 माह की हो चुकी होती है। बीज चुनते समय सावधानी बरतें और अपने इलाके की जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। बीज स्वस्थ हो, शुद्ध हो और बीमारी रहित हो। खास तौर से पछेती किस्में जैसे को शा 767, को शा 97264, को पंत 3220, को पंत 84212, COJ 85 और COJ 88 लगा सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।